सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। यहाँ पे अपने करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जेईई मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट का जैन अटेम्प्ट हमने खत्म कर लिया है। सभी के सभी आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे सीक्वेंशियल ऑर्डर में। ठीक है, इसको करने से पहले ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का इसका पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट मार के टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो आपसे नहीं बना है वो आप यहाँ के आके इसका सोल्यूशन देखेंगे। और इसका जो पीडीएफ है, ये जो आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है, वो आपको मिलेगा हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, सिर्फ 2023 ही नहीं, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको फ्री के 4 नंबर देके जाता है। तो 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों ही ईएम वेव एंड वेव ऑप्टिक्स के, 2021 के, 2022 के और 2023 के जनवरी अटेम्प्ट के सभी यहां पे आपको है। एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड विद प्रॉपर डिटेलिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेव ऑप्टिक्स एंड ये आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। हमसे यहां पे कहता है द फेज डिफरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स changes if they travel through different media having same thickness but different indices of refraction। तो यहां पे हमसे क्या बोला, आपके पास दो अलग अलग मीडियम है, दोनों का थिकनेस आपको कहता है कि सेम है, यानी कि ये जो आपको थिकनेस है ना, ये कहता है कि सेम है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब मान लीजिए कि आपको दो रे थी जो कि एक इसमें एंटर कर रही है और एक इसमें एंटर करने के लिए जा रही है। ठीक है, बढ़िया है सर। अब अगर तुम ध्यान से देखो, सपोज कीजिए आपको लेटर से इस प्रकार से वेव है और अभी मान लीजिए कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है। क्या तो 0 मान लो या फिर कुछ और भी मान सकते हो। तो सवाल में हमसे कहता है द फेज डिफरेंस ऑफ द टू लाइट वेव चेंजेस इफ दे ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मीडिया हैविंग सेम थिकनेस। अगर यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे आपको एयर ही होता, सपोज कीजिए यहाँ पे दोनों जगह कोई मीडियम नहीं होता, एयर होता, तो भैया आपको सेम लेंथ अगर ट्रैवल करेगा तो फेज डिफरेंस सेम ही रहेगा, क्योंकि आपको जो फेज डिफरेंस होता है वो आपको कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस से प्रोपोर्शनल होता है। पाथ डिफरेंस अगर आएगा तो फेज डिफरेंस भी आपका आ जाता। तो अगर यहां पे ऊपर नीचे एयर ही होता तो जो टी लेंथ है ये भी टी लेंथ ट्रैवल करता और ये भी आपको टी लेंथ ट्रैवल करता, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको अब ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके ऑप्टिकल पाथ लेंथ का, जो हमसे ये कहता है कि अगर मीडियम में ये टी डिस्टेंस चला है, दैट इज इक्विवेलेंट टू एज इफ द वेव इज ट्रैवलिंग μ1 into t डिस्टेंस इन एयर। अगर मीडियम में t डिस्टेंस चला है तो इट इज इक्विवेलेंट टू ट्रैवलिंग μ2 into t डिस्टेंस इन एयर। तो वास्तविकता में जब ये दोनों वेव इसके और इसके अंदर ट्रैवल करता है तो ये वाला वेव बेसिकली इतना पाथ चला है और ये वाला वेव इतना पाथ चला है। तो अब सर पाथ डिफरेंस है, और क्योंकि पाथ डिफरेंस अब आपको चेंज हो गया है तो फेज डिफरेंस भी जो है उसमें भी कुछ आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है द फेज डिफरेंस ऑफ टू लाइट वेव विल चेंज, ये आपको सही स्टेटमेंट है। अब ऐसा होता क्यों है सर? क्योंकि आपको एक अलग मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग हो, उसके अंदर आपको बेसिकली वेव का ना वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो आपको जो रीजन दिया हुआ है ना, द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, ये रीजन भी सही है और ये इस असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट, तो ये वाला नहीं होगा, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। तो ये आपको अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपका यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ लेंथ का फंडा या कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। हमसे कहता है इस क्वेश्चन में अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 7000 and 5500 एंगस्ट्रॉम used to obtain interference pattern in a YDAC. The distance between the slit is 2.5 mm। तो आपको स्मॉल d दे रखा है 2.5 mm, यानी इतना, and the separation between slit and the screen is your 150 centimeter, बोले तो सर 1.5 meter। The least distance from the central fringe where the bright fringes due to both the wavelengths coincide is n into 10 to the power minus 5 meter। तो हमें n की वैल्यू पूछ रहा है।
यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि आपके पास इस प्रकार से YDSE सेटअप है, आपके पास इस प्रकार से YDSE सेटअप है, और जो आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा वो यहाँ पे आपको बन रहा है। दिस इज योर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अच्छा भैया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से y डिस्टेंस पे जो आपको nth ब्राइट फ्रिंज बनता है उसका इक्वेशन क्या होता है? दैट इज योर n लैम्डा d बाई डी। तो हमसे सवाल में कह रहा है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वो मिनिमम दूरी क्या है, राइट? द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वो मिनिमम दूरी क्या है जहां पे इसका और इसका मैक्सिमा कोइंसाइड किया हो। तो मान लेते हैं कि 7000 वेवलेंथ वाले का N1 मैक्सिमा और 5500 का N2 मैक्सिमा आपस में कोइंसाइड किया। देखिए ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि इसका भी थर्ड मैक्सिमा और इसका भी थर्ड मैक्सिमा कोइंसाइड किया हो सकता है कि इसका थर्ड मैक्सिमा और इसका फिफ्थ मैक्सिमा कोइंसाइड किया हो। तो देखते हैं। तो सर अगर इस वाले का N1 मैक्सिमा और N2 वाले का 5500 का N2 मैक्सिमा आपस में कोइंसाइड किया है तो आप क्या लिखोगे? पहले वाले का y1 इज इक्वल टू y2, दोनों का हमको सर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज इक्वेट कराना है। तो y1 की जगह क्या लिखोगे इक्वेशन? यहाँ पे आप लिखोगे ना N1 लैम्डा, लैम्डा कितना है? 7000 एंगस्ट्रॉम, राइट? सो एक काम करते पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। n लैम्डा बाई डी है ना, तो N1 लैम्डा d बाई डी इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2 d बाई डी। अगर हम यहाँ पे सर ध्यान से देखें तो आपका d बाई डी, d बाई टी आपस में मर जाने वाला है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है सर N1 बाई N2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 इसके लिए होगा ना 5500 के लिए, सो 5500 डिवाइडेड बाई 7000। तो सर ये कितना निकल के आ रहा है? शून्य से शून्य खत्म, 5 11 से जाएगा और ये आपको जाएगा 14 से। सो दिस इज योर 11/14, यानी कि सर N1 बाई N2 का जो रेशियो आया है वो 11/14 है, और इसको हमने एकदम छोटा से छोटा रेशियो किया है। इससे छोटा अब ये रिड्यूस हो नहीं सकता है। सही बात है सर। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि अगर हमको लीस्ट डिस्टेंस की बात की जा रही है ना, लीस्ट डिस्टेंस यानी कि हमको N1 और N2 भी छोटा से छोटा चाहिए, तो सर N1 की सबसे छोटी वैल्यू क्या पॉसिबल है? 11, और N2 की सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल है 14। तो हमको सर ये तो समझ में आ गया कि जो सबसे पहला मैक्सिमा, राइट, जो सबसे पहला या फिर जो सबसे पहला पोजीशन जहां पे दोनों का मैक्सिमा आपस में कोइंसाइड किया था, वहां पे 7000 वाले का 11th मैक्सिमा है और 5500 का 14th मैक्सिमा है। बाकी हमसे तो पोजीशन पूछा था, तो सर किसी एक का भी इक्वेशन लगा दीजिए। अगर y1 का लगा दे तो N1 की वैल्यू कितनी है? 11, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? 7000। सो दिस इज योर 7000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। कैपिटल डी की वैल्यू अपने को 1.5 दे रखी है और स्मॉल डी की वैल्यू अपने पास 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है। ठीक है, अच्छा अब क्या ही बात है। सो सर हमारे पास यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3, 1 2 3 6, तो सर इसको कट करेगा तो 10 टू द पावर माइनस 4 ही बचने वाला है। ठीक बात है सर। डेसिमल से डेसिमल को उड़ा देंगे तो सर यहाँ से 5 3 है, यहाँ पे अपने पास 5 5 आने वाला है। सो व्हाट डू वी हैव ओवर हियर इज, हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है? 11 इंटू 7 इज योर 77। यहाँ पे आपके पास 10 टू द पावर माइनस 5 और यहाँ पे 3 भी है। सो दिस इज योर 3। 10 टू द पावर माइनस 4 है, तो एक काम करो यहाँ पे 10 दे दो, तो 10 टू द पावर माइनस 5 बन जाएगा, और नीचे में एक 5 आपके पास है, तो 5 इसको कट करेगा तो 2, यानी कि सर 6 इंटू 77। ठीक है, तो सर 6 इंटू 77 कितना हो जाएगा? 6 7 42, तो 4 अपने पास बचा, 6 7 42 46, तो 46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो अगर तुम ध्यान से देखो 10 टू द पावर माइनस 5 ऑलरेडी है, यानी कि सर वो आपको हो जाएगा 462। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर होगा, बहुत ही विस्तार रूप में उसको हमने डिस्कस करा है। द विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज 2 मिलीमीटर ऑन द स्क्रीन इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। अच्छा तो भैया
फ्रिंज विड्थ इतना है जब वेवलेंथ इतना था, तो फ्रिंज विड्थ कितना होगा जब वेवलेंथ इतना है? तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। आपको डी और डी दोनों सेम है दोनों सिचुएशन में, तो फ्रिंज विड्थ इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि सर नया वाला फ्रिंज विड्थ अपॉन पुराना वाला फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू नया वाला वेवलेंथ अपॉन पुराना वाला वेवलेंथ। सो सर बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 1। पुराना वाला फ्रिंज विड्थ कितना है 2 mm मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 2, नया वाला वेवलेंथ कितना है 600 और ये वाला 400 है। तो क्योंकि 600 और 400 दोनों नैनोमीटर में था और रेशियो में है, तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं है। शून्य से शून्य आपको खत्म हो गया, दिस इज योर 2 एंड दिस बिकम्स योर 3। तो सर यहाँ पे 3 है और ये mm में निकल के आया होगा, सो 3 mm टर्न्स आउट टू बी दी करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। अनपोलराइज्ड मैलस लॉ का सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो वेव ऑप्टिक्स में कुछ कुछ ऐसे टिपिकल टॉपिक्स है जो बड़े आसान हैं, इनको नहीं छोड़ सकते। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी दिस मच passes through the combination of three polarites such that the path axis of the last polaroid is perpendicular to the path axis of the first polaroid। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास एक पोलराइड ऐसा है, लास्ट पोलराइड ऐसा है और ये वाला ऐसा है। अच्छा, पहले वाले का पास एक्सिस सपोज कीजिए ऐसा है, तो आखिरी वाले का जो पास एक्सिस है वो पहले वाले के पास एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, यानी इसका पास एक्सिस ऐसा रहा होगा। 100% इसका पास एक्सिस आप ऐसा बना सकते थे। अच्छा सर, और देखिएगा बीच वाले का जो पास एक्सिस है ना, बीच वाले का जो पास एक्सिस है वो कितना एंगल बना रहा है, हमसे सवाल में बेसिकली वही पूछ रहा है। तो हमको पता नहीं कितना एंगल बना रहा है, तो हमने बोला चलो ठीक है ऐसा कुछ ऐसा बना लो। मान लो देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये पहले वाले का पास एक्सिस का आपको लाइन हमने दिखाया है। तो मान लीजिए कि जो आपका बीच वाला पोलराइड है वो आपको इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो सर अगर ये वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा था, समझिएगा ना, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। तो यहां पे भी हमने एक ऐसा बनाया, यहां पे भी हमने जनाब आपको एक ऐसा तो बनाया ना, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अगर ये थीटा है तो क्या सर ये वाली चीज 90 माइनस थीटा नहीं होगी? क्या ये 90 माइनस थीटा नहीं होगी? कहता है इफ द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट इज 3 then the angle between the path axis of the first two polaroid is how much। हमसे थीटा पूछा सवाल में। ठीक है सर, यहां पे एंट्री जो किया था I0 वो एक अनपोलराइज्ड है। पहली बार जब एक अनपोलराइज्ड पोलराइड से पास करता है तो इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है I0/2। अब जब वो इससे पास करेगा और जब फाइनली इससे पास करेगा तो मैलस लॉ लगाना पड़ता है। अच्छा सर, जब ये I0/2 इस वाले से पास किया तो क्या बचा? I0/2 cos स्क्वायर। आपका जो समझिएगा, जब वो इससे पास किया ना, जब वो इससे पास किया तो वेव आपको अब इसी पास एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है राइट। अब लेकिन जब सेकेंड पोलराइड से वो गुजरना चाह रहा था तो पास एक्सिस ऐसा है, तो ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और पास एक्सिस ऐसा है, तो एंगल थीटा है दोनों के बीच में, तो cos स्क्वायर थीटा। अब जब ये वाला चीज इससे पास करेगा, देखिए जब इससे पास किया ना, तो इससे पास करने के बाद अब आपको वेव इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और अब इसका पास एक्सिस ऐसा है तो एंगल है 90 माइनस थीटा। तो फाइनली जो इंटेंसिटी बाहर निकला है ना, दैट इज योर दिस वच I0/2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, आपको सवाल में ये वाली I3 दे रखी है, I0 आपको 32 दे रखा है, 32/2। हम कह रहे हैं कि नीचे में अपने मन से एक 4 मल्टीप्लाई करो ताकि ऊपर भी एक 4 मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज योर cos स्क्वायर थीटा, दिस इज योर sin स्क्वायर थीटा। अच्छा 2 4 आपको यहाँ पे कट के बेसिकली 8 हो जाने वाला है, सॉरी 8 4 हो जाएगा ये आपको। सो ये आपको कितना आ रहा है 3/4 इज इक्वल टू, सर ये चीज कितनी है
क्या ये साइन स्क्वायर 2 थीटा नहीं है? बेसिकली साइन 2 थीटा का स्क्वायर है ये, तो ऐसे लिखा, यानी कि सर जो आपको साइन 2 थीटा है दैट इज इक्वल टू योर √3/2। यहां से अगर तुम देखोगे तो 2 थीटा की वैल्यू जो है आपको साइन कब √3/2 होता है? 60 डिग्री पे। तो आपको 2 थीटा 60 डिग्री भी हो सकता है, या फिर आपको सर 2 थीटा है ना 120 डिग्री भी हो सकता था। चेक कर सकते हो, यानी कि सर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकती थी और सर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री भी हो सकती थी। और देखिए सेंस बनाता है कि दोनों आंसर पॉसिबल है। 30 डिग्री भी हो सकता था, देखिए अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो दोनों ही तो पॉसिबल था। लेकिन एनटीए ने जो इसका आंसर दिया था वो पहला वाला दिया था 30 डिग्री। ठीक है, अब सर क्या 60 पे सही मार्क्स मिलता नहीं मिलता, इसके ऊपर उनका कुछ भी क्लेम नहीं आया। हालांकि हम लोगों के साइड से आपको हमेशा क्लेम जाता है, मेंशन जाता है कि 60 भी इसका आंसर की में मेंशन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 60 को मेंशन नहीं किया था। अपने लर्निंग के लिए यहां पे चीज है कि भैया 2 एंगल इसके पॉसिबल थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हो तो लीनियर थिंकिंग, मतलब अगर जेई मेंस का सवाल है तो सिंपली जो सबसे पहला एंगल आपको समझ में आ रहा है वही मार्क करके आ जाइएगा। The ratio of intensities at 2 points P and Q on the screen in YDSE where phase differences between two wave of same amplitude। दो वेव का सेम एम्पलीट्यूड है, मतलब कि दोनों वेव का इंटेंसिटी सेम है। तो जब दो वेव होते हैं, इंटरफियर करते हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या होता था? I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ठीक है, लेकिन यहां पे हमको कहता है कि दोनों ही इंटेंसिटी बराबर है क्योंकि दोनों ही वेव का एम्पलीट्यूड सेम है। तो ये सर इतना हो जाएगा, कि आ जाएगा सर कॉस डेल्टा फाई। यानी कि सर आई की वैल्यू हम कह सकते हैं, और रादर जो आपकी ये आई नेट की वैल्यू है इसको हम कह सकते थे 2I0 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई। हमको कहता है कि एक बारी आपका फेज डिफरेंस π/3 है और एक जगह पे फेज डिफरेंस π/2 है। तो दोनों जगह के इंटरफेरेंस के बाद जो इंटेंसिटी है, दोनों जगह की इंटेंसिटी का रेशियो कितना है? तो बेसिकली पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट आई नेट होगा, एक बारी फेज डिफरेंस लो π/3 यानी कि कॉस 60 डिग्री, तो 2I0 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है बाबा? कॉस 60 कितना होता है? 1/2। सो दिस टर्न्स आउट टू बी योर 3I0। और अगर हम दूसरी बार बात करें तो π/2 पुट करोगे तो ये टर्म पूरा का पूरा 0, यानी कि बचेगा आपको सिर्फ 2I0। यानी कि हमसे तो सवाल में सिर्फ और सिर्फ रेशियो पूछा है, तो दिस बाय दिस आपको 3/2 आता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए, तो छोटी छोटी चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट्स आर 2:1। भैया आपके पास 2 स्लिट होता है ना YDSE में, YDSE में बाबा 2 स्लिट होता। आप लोगों ने हमेशा यही देखा है कि दोनों से आपको सेम इंटेंसिटी होती है I0। यहां पे कह रहा है कि इस बारी यहां से एम्पलीट्यूड अगर 2A है तो यहां से एम्पलीट्यूड A है। इसका मतलब इंटेंसिटी देखिए एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर यहां पे इंटेंसिटी I0 है तो यहां पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, तो 2A का स्क्वायर किया तो 4A स्क्वायर। तो अगर A स्क्वायर के लिए I0 बोलोगे तो 4A स्क्वायर के लिए इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 4I0। तो ये माजरा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। भैया डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आई होप आपको आई मैक्सिमम का फॉर्मुला पता होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस योर अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। और सर आपको आई मिनिमम का भी फॉर्मूला पता है क्या? बिल्कुल ठीक, माइनस साइन लगा देने का बीच में, बस और क्या बात। अब आप यहां पे I1 I2 पुट कीजिए, इसमें से एक को I1 बोल दो और एक को I2 बोल दो, क्या ही फर्क पड़ता है, स्क्वायर ही तो है ऊपर में। तो सर रूट I1 का मतलब है इसका रूट किया तो 2√I0 प्लस रूट I2, तो सर यहाँ पे ये √I0 ही तो है, √I0 ही तो है। ये आपका हो जाएगा 2√I0 माइनस योर √I0 का होल स्क्वायर। क्या √I0 आपको मर नहीं जाएगा? बिल्कुल
बिल्कुल कटेंगे। तो ऊपर में 2 + 1 3, नीचे में 2 - 1 1 का होल स्क्वायर, यानी कि सर 9:1 अपने को सही जवाब आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, ये देखिए 7th नंबर क्वेश्चन है, अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फर्स्ट मिनिमम अपीयर्स एट 30 डिग्री इज व्हाट। बड़ा ही बेसिक डिफ्रैक्शन का जो सबसे आसान सवाल हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने हमारा सिर्फ डिफ्रैक्शन का भी वो वीडियो देखा है ना, जो 18 से 20 मिनट का वीडियो है, उसी से आपका पूरा काम बन जाएगा जेईई मेंस में। साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको अगर डायग्राम थोड़ा सा ध्यान में हो, इस प्रकार से होता है। यहां पे आपके पास एक सिंगल स्लिट है ऐसा, आपके पास इस प्रकार से सिंगल स्लिट है ऐसा, ये हमने एक रेफरेंस लाइन बना दिया इस प्रकार से। आपको लाइट जो है यहां से इस प्रकार से ऐसे डिफ्रैक्ट होती है, जो तो हमको यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फर्स्ट मिनिमम अपीयर्स। सो बेसिकली क्या होता है, आपको इस प्रकार से ग्राफ होता है, इसका इंटेंसिटी जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। अच्छा, तो ये है आपका फर्स्ट मिनिमा, दिस इज योर फर्स्ट मिनिमा, और ये जो एंगल थीटा है, तो साइन थीटा का इक्वेशन होता है n λ/a। तो हमको फर्स्ट मिनिमा चाहिए, n की जगह यहाँ पे 1 पुट करोगे तो चुपचाप से λ/a आएगा। हमको यहाँ पे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ a, सो a इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई योर साइन थीटा। लैम्डा की वैल्यू है 600 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹, और साइन थीटा बोले तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 2 को ऊपर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 2 6 12, यानी कि सर 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, यानी कि सर 1.2 माइक्रोमीटर्स। एंड यस, माइक्रोमीटर इज इंडीड वन ऑफ द ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब यहां से अपना शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पे आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, और यहां पे आपको उसका सबूत दिया जाएगा। एनसीईआरटी के हर वो पेज को आपको यहां पे क्लिपिंग दिखाई जाएगी, ताकि आपको ये समझ में आए कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं 12th में, राइट, जिसका एनसीईआरटी को आपको पढ़ना जरूरी है जेईई मेंस के हिसाब से भी। फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाय दिस मच, द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी टू एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज हाउ मच। तो देखिए आपका जो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होता है दैट इज योर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, जहां पे ई बेसिकली आपका ई आरएमएस रहता है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी है दैट इज योर हाफ, और रादर आप इसको ऐसे लिख सकते थे बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू नॉट। एंड ये दोनों ही वैल्यू आपको बेसिकली बराबर होती है। आप इसको E इज इक्वल टू सी बी का सहारा लेके डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि ये दोनों ही आपको बेसिकली बराबर होते हैं। तो हमसे रेशियो पूछ लिया, तो अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर है तो रेशियो तो 1:1 हो जाएगा। सो दैट इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, अब देखिएगा सेम चीज़ को आपको दोबारा पूछा गया था उसी दिन इवनिंग शिफ्ट में। The energy density associated with electric field and magnetic field of an electromagnetic wave in free space। तो फॉर्मूला ही पूछ लिया, अभी जो हमने फॉर्मूला लिख दिया वही आपसे दोबारा पूछ ले रहा है ये लोग। तो मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला हमको सही लग रहा है, बाकी सब में तो कुछ ना कुछ उलट पुलट है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर 4 सही दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The waves emitted when a metal target is bombarded with high energy electrons are what? देखिए अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स का एक्सरे का टॉपिक पढ़ा है तब भी आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी ईएम वेव्स में हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको एक एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वो सभी आपको पढ़ना जरूरी है। वहां से यूजेस, उनका वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते सब कुछ मेंशन्ड है। तो यहाँ पे एक्सरे में ये जो इमेज उठाया गया है वो ईएम वेव्स एनसीईआरटी से ही उठाया गया आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है One common way to generate X-rays is to bombard a metal target with high energy electrons। तो इसका जवाब क्या है, एक्सरे है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। The energy of an electromagnetic wave contained in a small volume oscillates with 0 frequency, half the frequency of wave, double the frequency of wave। देखिए हम आपको बस एक अप्रोच बता रहे कैसे आप सोच सकते थे। आपको जो भी एनर्जी
समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो, उसका जो इक्वेशन होता है, कैसे वो ऑसिलेट कर रहा होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई करके होता है, ठीक है। सो मुद्दे की बात है कि यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा है, ओमेगा को आप चाहो तो 2 पाई एफ लिख सकते थे। ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका इक्वेशन हुआ, ठीक बात है। तो अगर आपसे कोई एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ठीक है, एनर्जी डेंसिटी हमारे पास एक प्रकार से हमको ये चीज समझाता है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपका एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि दिस इज योर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी की बात करेंगे तो इसको आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि घूम फिर के समझ में आता है कि सर एनर्जी जो है ना वो आपको ई स्क्वायर या फिर आपको बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। आपको जो भी एनर्जी होगा वो आपको कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या फिर बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। सर ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अगर हम इसको टाइम वेरिंग फंक्शन के हिसाब से देखें तो सर इसका स्क्वायर का प्रोपोर्शनल, यानी कि सर ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस योर के एक्स। और अगर हम ध्यान से देखें सर इसको ई नॉट साइन स्क्वायर थीटा को आप cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हो ना बाबा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सर यहाँ पे आप 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, यानी कि सर 2 ओमेगा टी माइनस योर 2 के एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक नीचे में 2 भी आ जाएगा, एक 2 भी ला देना इसको, ठीक है। तो सर हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि एनर्जी जो है ना, जो आपका फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन दिख रहा है वो ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको किस प्रकार से वेरिएशन होने वाला है, राइट। चलिए अगला हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन, the amplitude of magnetic field in an electromagnetic wave propagating along y axis। तो यहां पे आपको C, E और B 3 टर्म होता है, किस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, तो y एक्सिस में, यानी कि आपको C कैप जो है दैट इज इक्वल टू योर J कैप। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो B नॉट की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी, अच्छा ये तो खैर डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं पूरे सॉल्यूशन में। देखिए इस सवाल में हमको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो आप इसको फिर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ही ले लेंगे, इंटू बी नॉट आपका 6 इंटू 10 टू द पावर -7 है, तो ये आपको हो जाएगा 3 6 18, यानी कि सर 180 वोल्ट पर मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो आप देखिए ना, इसके ज्यादातर सवाल जो है ना आपको फ्री मार्क्स के ही होते देखने में। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन ईएम वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, है ना, वेयर ओमेगा एंड सी ब्ला 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 ब्ला, द एनर्जी कंटेन्ड इन अ वॉल्यूम ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब विल बी हाउ मच। तो एनर्जी जो कंटेन्ड होगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से होगा। आपको हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देके रखा हुआ है। बात को समझिएगा, आपको जो एनर्जी डेंसिटी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होता है दैट इज योर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये ई आपका बेसिकली एवरेज फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं, तो ये आपका ई आर एम एस का स्क्वायर है। बेसिकली ई आर एम एस को आप लिख सकते थे ई नॉट बाई √2 का होल स्क्वायर, यानी कि सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। सर ये एनर्जी डेंसिटी हुआ है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो अगर हमको टोटल एनर्जी लिखना हो, और रादर टोटल एनर्जी डेंसिटी लिखना हो, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बराबर होता है। तो टोटल क्या हो जाएगा, इसका डबल, सो ट्वाइस इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स योर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये तो हो गया सर एनर्जी डेंसिटी। तो सर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, सर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। समझ रहे हो,
अब क्या ही बात है सर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है इतना, वो क्या तो याद रखो या फिर सवाल में दे देगा। ई नॉट की वैल्यू 20 है तो उसका स्क्वायर किया तो 400, और सर वॉल्यूम कितना है तो वो हमको दे रखा है सवाल में 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सर हो जाएगा 200, 5 इंटू 200 इज योर 1000। तो सर ये पूरा कटेगा, यहाँ पे एक -1 बचेगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8.85, 10⁻⁻12, 10⁻⁻1 इज योर 10⁻⁻13 जूल। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अ प्लेन EM वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज प्रोपगेट्स इन अ फ्री स्पेस अलोंग x डायरेक्शन। तो C कैप आपको दे रखा है I कैप के बराबर, वेव I कैप में प्रोपगेट कर रहा है एट अ पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम E इज इक्वल टू दिस मच, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है आपको J कैप डायरेक्शन में, राइट, और E की वैल्यू 6.6 है। व्हाट इज द B वेक्टर एट दिस पॉइंट? आप पहले तो B का डायरेक्शन पता करो, B का डायरेक्शन आप पता करो पहले यहाँ पे। तो C कैप इज इक्वल टू E कैप क्रॉस B कैप, हमको B कैप चाहिए, तो B कैप इज इक्वल टू हाउ मच? C कैप क्रॉस E कैप। सर C कैप कितना है? I कैप, और E कैप कितना है सर? J कैप, राइट। ये सब कुछ बड़ा ही सिंपल सा होता है, सब कुछ मेंशन्ड है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उस 20 मिनट से भी कम साइज का आपको वो वीडियो है, और सब कुछ उसमें आपको मेंशन्ड है, अच्छे से उसको फॉलो कीजिए, ये सब समझ में आएगा। सर I क्रॉस J, सर I क्रॉस J, अच्छा कुछ तो गड़बड़ किया क्या हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे इतना दिख रहा है, राइट, ओके, नहीं ठीक ही है। तो सर I क्रॉस J तो K कैप होता है ना, तो सर यहाँ पे हमको इतना समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए K कैप डायरेक्शन में, यानी कि सर ये वाला और ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ऊपर से हालांकि हमको यहाँ पे सर डायरेक्टली दिख रहा है कि के कैप ही होगा, यहाँ पे तो सर माइनस साइन भी दे रखा है, यानी कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही आपको दिख रहा है, आपका एक बार में ही आ गया ना पॉजिटिव के कैप, उसके बाद तो आपका मैटर ही खत्म हो गया। आप चाहो तो बी निकाल लो, सर E इज इक्वल टू CB होता है, तो B की वैल्यू होती है E/C। E की वैल्यू कितनी है? 6.6, और C की वैल्यू कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, सो 2.2 × 10⁻⁻8। तो देखिए मैग्नीट्यूड भी आ गया, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन EM waves used for optical communication। अब ये सवाल आपको इतना थियोरेटिकल है, इसके लिए आपको कुछ 2-3 बातें रटी हुई होनी चाहिए जो कि आपको NCERT में मेंशन है, दिखाता हूं अभी। EM waves used for optical communication have longer wavelengths than that of microwave employed in radar technology। बताइए, पहले तो ये पता करो कि कौन सा वाला EM वेव आपको ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और उस EM वेव की वेवलेंथ माइक्रोवेव की तुलना में क्या है, कम या ज्यादा। इंफ्रारेड आर मोर एनर्जेटिक देन माइक्रोवेव। तो देखिए इसके लिए यहां पे आपको एक चीज मेंशन्ड है, इवन आपको NCERT में ये मेंशन्ड है, वहीं से उठाया गया है। लेफ्ट साइड आपको ये फ्रीक्वेंसीज है और ये आपको वेवलेंथ है। ऊपर जा रहे हो आप, जब यहाँ पे ऊपर बढ़ रहे हो तो फ्रीक्वेंसी आपको इंक्रीज कर रही है। ऑफ कोर्स अगर ऊपर बढ़ते वक्त फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पे ऊपर बढ़ते वक्त वेवलेंथ आपको डिक्रीज कर रहा होगा, वाजिब सी बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घट रहा होगा। सबसे पहले आप ये वाला चीज चेक कर लो, इंफ्रारेड EM waves आर मोर एनर्जेटिक दैन माइक्रोवेव। देखिए एनर्जेटिक ज्यादा का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो चेक करो ना कि क्या इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से ज्यादा है। तो देखिए इंफ्रारेड ऊपर है, माइक्रोवेव नीचे है, तो आप देख सकते हैं इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से ज्यादा है, तो जनाब ये वाली चीज आपको ट्रू है, ठीक है। अब EM waves used for optical communication, आप NCERT में जाओगे, राइट, EM वेव के सेक्शन में जाओगे, और वहां पे आप जब इंफ्रारेड का जो आपका हेडिंग है उसको जब आप रीड मारोगे तो उसके लास्ट के 3 लाइन में आपको मेंशन है कि आपको इंफ्रारेड बेसिकली ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली आपके जो रिमोट्स होते हैं उनमें जो LED हम इस्तेमाल करते हैं वहां पे भी आपको इंफ्रारेड एमिशन होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो बिल्कुल सही बात है कि इंफ्रारेड ही आपको इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस के लिए। अब
ये पता चल गया कि हमें कंपेयर करना है इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में। तो चलिए देखते हैं। इंफ्रारेड ऊपर है, माइक्रोवेव आपका यहां पे बेसिकली नीचे है। इंफ्रारेड का वेवलेंथ कैसा है? इंफ्रारेड का वेवलेंथ आपको कम है और माइक्रोवेव का वेवलेंथ आपको ज्यादा है। EM वेव यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हैव लॉन्गर वेवलेंथ, गलत, शॉर्टर वेवलेंथ है, यानी ये वाला स्टेटमेंट आपको फॉल्स है। तो बेसिकली फॉल्स एंड ट्रू, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following Maxwell's equation is valid for time varying condition but not valid for static condition? So basically यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखे हैं, इसमें से ये वाले इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो बेसिकली आपको फैराडेज लॉ को दिखा रहा है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे आपका टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर बदलाव आएगा तभी आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। सो इट इज नॉट वैलिड फॉर योर स्टैटिक कंडीशन, राइट? अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब आपको होने वाला है। चलिए ध्यान से देखिए। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट एन इंस्टेंट एंड एट अ पर्टिकुलर पोजिशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ई कैप जो है वो आपको माइनस के कैप की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आई कैप है। देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM wave is how much? So C cap is equal to E cap cross your B cap। ठीक है, E cap है आपको माइनस K cap और B cap है आपको I cap। K क्रॉस I आपको होता है J, K क्रॉस I आपको होता है J, यानी वेव आपको प्रोपोगेट कर रही है नेगेटिव Y एक्सिस में। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है सेशन का भी और EM वेव्स का भी, अगेन थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सीधे आपको हम इसका NCERT का वो क्लिप दिखा देते हैं। ये टेबल आपको NCERT में मेंशन्ड है, हमारे इवन नोट्स में, रिवीजन वीडियोस में भी सेम टेबल आपको मेंशन्ड है। आपको वेवलेंथ को मैचअप करना था। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो माइक्रोवेव कहाँ गया भैया? माइक्रोवेव आपको 0.1 से लेके 1 mm है, यानी सर 1 की मैचिंग, ए की मैचिंग 4 के साथ है। अल्ट्रा वायलेट की बात करेंगे तो 400 से 1, तो यहाँ इसके साथ है। एक्सरे की बात करेंगे तो 1 नैनोमीटर से इतना, और इंफ्रारेड की बात करेंगे तो 1 मिलीमीटर से लेके 10 मच। तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए, पहले आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3। सो 4 1 2 3 हमको यहाँ देखने के लिए मिला है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। चलिए चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को देखा है तो लाइक कीजिएगा। मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।